हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी के प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन करेंगे। जो एग्ज़ाम हम लोग का होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर से ही लगभग प्रश्न जो हैं वो बनते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रीवियस ईयर जब आप डेयर मतलब एक्सटर्नल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों को पेपर के पैटर्न को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है। कोविड की वजह से पिछली बार पेपर मतलब चेंज हुआ था उसका पैटर्न, पेपर पैटर्न, तो लोगों को लग रहा है क्या इस बार भी पेपर पैटर्न चेंज होगा। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो पेपर का पैटर्न है आपका सेम वैसा ही है। ठीक है, पिछली बार जैसा आपका पेपर हुआ था, पेपर का जो पैटर्न था वही हुआ है। बस हाँ, टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज है। पहली बार आप लोगों ने क्या है फर्स्ट मीटिंग पेपर दिया हुआ था, बट इस बार आपको क्या है सेकंड मीटिंग का पेपर देना है और कोई चेंजमेंट नहीं है। सेम आप लोगों का जैसा ही आपका पेपर पैटर्न था वैसा ही पेपर पैटर्न इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके प्रीवियस ईयर। चलिए, तो ये इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी का जो पेपर है उसी पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला आपका बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न बनता है इम्पॉर्टेंट, विद्यालय प्राचार्य की मुख्य उत्तरदायित्व है। मतलब जो आपका विद्यालय प्राचार्य होते हैं, विद्यालय के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो किस क्षेत्र की तरफ बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व होते हैं, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहला है मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं या अनुदेशन कार्यक्रम में नेतृत्व का काम करते हैं, माता पिता से आलोचना सुनने के लिए या अनुशासन समस्याओं को संभालने के लिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो होगा अनुदेशन कार्यक्रम में नेतृत्व प्रदान करना। जो विद्यालय के प्राचार्य होते हैं, विद्यालय के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो अनुदेशन कार्यक्रमों में क्या होते हैं, एक नेतृत्व का काम करते हैं। क्योंकि प्राचार्य जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब विद्यालय के सबसे ज़्यादा प्रमुख जो होते हैं वो वही होते हैं। तो वो हर एक अनुदेशन कार्यक्रम में नेतृत्व, लीडरशिप का काम करने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो परिवार होता है वो बच्चों को जो शिक्षा प्रदान करता है वो शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत आता है। औपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक होती है, अनौपचारिक होती है या मनोवैज्ञानिक होती है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, अनौपचारिक शिक्षा। परिवार से जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं वो शिक्षा एक प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा होती है। यहाँ पे हम औपचारिक अनौपचारिक का कॉन्सेप्ट समझ करके ही प्रश्नों को करेंगे, ताकि अगर इस तरीके के और भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं तो हम आसानी से उसको कर ले जाएं। बात करते हैं सबसे पहले औपचारिक शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, बिल्कुल प्लान करके जब हम शिक्षा देते हैं तो वो आपकी अनौपचारिक होती है। जैसे विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, विद्यालय में क्या है, एक फिक्स करिकुलम होता है आपका, एक फिक्स टाइम टेबल होता है, आपका टाइम भी फिक्स होता है। ठीक है, कि आपको कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपके टीचर्स फिक्स होते हैं। मतलब एक पूरी योजना बना करके, जैसे टीचर्स क्या लेसन प्लान के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मतलब एक पूरी योजना के तहत वहाँ पे जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो आपकी होती है औपचारिक शिक्षा। इसके जस्ट विपरीत आपका होता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा से हमारा तात्पर्य है कि एक ऐसी शिक्षा जहाँ पे कुछ फिक्स ना हो, जब मर्जी हुआ तब सीख लिया, जिससे मन किया उससे सीख लिया, वो आपकी होगी अनौपचारिक शिक्षा। जैसे हम कुछ चीज़ें अपने घर के छोटे बच्चों से भी सीख लेते हैं, कुछ बड़े हमारे हमसे जो बड़े हैं उनसे भी हम सीख लेते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं होता, माँ खाना बना रही है तो फिर वहाँ से भी हमने उसको देख लिया, ऑब्जर्व किया और वहाँ से कुछ चीज़ें सीख लिया कि हाँ किस तरीके से कर रही हैं, मुझे भी आगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम भी इस तरीके से करेंगे। ठीक है, किसी के व्यवहार को नोटिस किया, अच्छा लगा, उसको अपना लिया। तो इस प्रकार से जब हम चीज़ों को सीखते हैं जहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स योजना नहीं है, कोई फिक्स करिकुलम नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो आपकी होती है अनौपचारिक शिक्षा। उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा होती है, दोनों का मिला जुला रूप होता है। कभी कभार योजना के तहत सीख लिया और कभी कभार जो है कि वो बिना योजना के सीख लिया, तो वो आपकी होती है अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, जहाँ पे इन दोनों का मिक्सअप हो वही होती है अनौपचारिक शिक्षा। जैसे आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ठीक है, वो आपकी होती है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है,
एक फिक्स, मतलब कि जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने पहले से योजना बनाई है किस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जो पढ़ रहे हो वो कोई फिक्स नहीं है, वीडियो अपलोड हो गया, आप 1 घंटे 2 घंटे बाद पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरीके से है कि जब इन दोनों का मिक्स हुआ रूप जब आपको दिखाई दे तो वो आपकी होती है अनौपचारिक शिक्षा, जो कि आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है आरटीई का मतलब, आपसे आरटीई पूछा गया है। वो मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है, अनिवार्य शिक्षा की तरफ जाती है, मुफ्त और अनिवार्य दोनों की तरफ, या उपयुक्त सभी की तरफ। तो आरटीई जो है वो उसका सही ऑप्शन बनेगा आपका डी। आरटीई के अंतर्गत मुफ्त शिक्षा की बात की गई है, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है, ठीक है। तो डी इसका बेटर ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा शैक्षिक दर्शन ने शिक्षण में परियोजना पद्धति का समर्थन किया है। यहाँ से देखिए, आपने प्रकृतिवाद पढ़ा होगा, यथार्थवाद पढ़ा होगा, आदर्शवाद पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इन सभी दर्शन में, इन सभी विचारधाराओं में ऐसी कौन सी विचारधारा है जो कि परियोजना पद्धति का समर्थन करती है। परियोजना पद्धति क्या है? परियोजना पद्धति होती है कि जो बच्चों को असाइनमेंट क्या कहते हैं कि बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है। परियोजना पद्धति मतलब प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप। तो ये प्रोजेक्ट मेथड का समर्थन जो है वो कौन सी पद्धति करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा, आप इंग्लिश देख लें थोड़ा सा, इसमें हमारा जो सही जवाब होगा वो आपका होगा रियलिज्म। जो यथार्थवाद है, यथार्थवाद मानता है कि मतलब जो प्रैक्टिकली सही है वही सही है। आपने कुछ आपने कुछ प्रैक्टिकली कुछ काम किया, उसमें जो रिजल्ट निकल के आ रहा है बस वही सही है। पीछे क्या निकल के आया था रिजल्ट, उससे कोई मतलब नहीं है। समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, समय के साथ साथ प्रयोग होते रहते हैं, नई नई चीज़ों की खोज होती रहती है, ठीक है। तो जब ये होता है, नई नई चीज़ों का आविष्कार होता रहता है, तो उस हिसाब से समय के परिवर्तन के साथ साथ लोगों की विचारधारा भी बदलती रहती है, ठीक है। तो ये जो आपकी परियोजना पद्धति है इसका समर्थन करता है आपका यथार्थवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यालय के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से होने वाले सभी वित्तीय लेन देन को दर्ज किया जाता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यालय में जो सारा वित्तीय लेखा जोखा होता है, जैसे फीस जमा करना, ठीक है, या कोई भी ऐसे वित्तीय संबंधित, धन से संबंधित कोई भी काम होता है, तो उसको जो है हम किस प्रकार के रजिस्टर में नोट करते हैं, ठीक है। स्टॉक रजिस्टर में उसको नोट किया जाता है, लॉन्ग बुक में उसको नोट किया जाता है, कैश बुक में उसको नोट किया जाता है, या कैश रजिस्टर में। चलिए, तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका कैश बुक, ठीक है। कैश बुक होता है, आप कह सकते हैं जो कैश बुक होता है, कैश बुक में हम क्या करते हैं कि जो भी विद्यालय गतिविधियों में विद्यालय लेख जोख होता है, मतलब वित्तीय संबंधी लेख जोख होता है, उसको हम कैश बुक में नोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरीके से आपको जो है 5 बहुविकल्पी टाइप प्रश्न देखने को मिलेंगे, कुछ आपको ट्रू फॉल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। 5 ट्रू फॉल्स भी देखने को मिलेंगे। चलिए कर लेते हैं। इसमें पहला है, माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, ये बात सही है या गलत है? आपको बताना है कि ये सही बात है या गलत, ठीक है। माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ ही उसके पास ज़्यादा होती है, और माँ से ही बच्चा जो है वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। और हम कहते भी हैं, ठीक है, कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड, ठीक है। मदर क्या होती है, जो माँ होती है वो बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, भारतीय पुनर्वास परिषद जो है नई दिल्ली शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो नई दिल्ली शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, मेक द राइट रियल वाज थीम ऑफ इनक्लीन स्टडीज, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है, क्योंकि ये जो पेपर आप लोगों का है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों का है, ठीक है, क्योंकि इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी सभी में कॉमन होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका गलत, ये गलत है पूरी तरह से। उसके बाद आपसे पूछा गया है, प्लेबे विधि क्या है, मतलब प्लेबे जो है वो प्रकृतिवाद है, ठीक है। प्लेबे जो आपका प्रकृतिवाद है वो प्लेबे मेथड को समर्थन देता है कि नहीं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, प्लेबे विधि प्रकृतिवाद है। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है, जो आपका प्लेबे मेथड होता है वो प्रकृतिवाद होता है,
क्योंकि प्रकृतिवाद में बच्चों को क्या किया कहा जाता है, मतलब प्रकृतिवाद की विचारधारा है कि आप बच्चों को छोड़ दीजिए, इन्वायरमेंट दे दीजिए बच्चों को, मतलब प्रकृति में बच्चों को छोड़ दीजिए, वातावरण में बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चे खेल खेल के माध्यम से चीज़ों को सीख लेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, प्रकृतिवाद जो है वो प्लेबे मेथड का समर्थन करता है, प्लेबे मेथड जो है वो प्रकृतिवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है पुस्तक जो है औपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण होता है। तो ऐसा नहीं है, पुस्तक जो है वो औपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण नहीं है, सॉरी, इसमें आपसे पूछा गया है पुस्तकालय औपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण है। तो ऐसा नहीं है, पुस्तकालय औपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में हम कभी भी जाकर कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, हम कुछ भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुस्तकालय है वो एक प्रकार का औपचारिक शिक्षा का उदाहरण होता है। पुस्तकालय अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये अनौपचारिक शिक्षा में हम कह सकते हैं कि कभी कभार हम जो है वो क्या वहाँ पे क्या है कि हम कुछ चीज़ें ऐसे जो हमें टाइम पे करना रहता है, कुछ ऐसी हैं कि जो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है एक और औपचारिक जो है उसमें इसके अंतर्गत ये जा सकता है, लेकिन औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है ये नहीं सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है वो निम्नलिखित को मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग के बारे में आपसे पूछा गया है, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें आपसे पूछा गया है सीसी शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानवतावाद, लिंग समानता और UNCRPD, ठीक है। आपको मिलान करना है कि कौन सा किसे मैच करेगा। चलिए, तो CCE क्या है? CCE क्या है? एक प्रकार का क्या है कि ये मूल्यांकन होता है, जैसे आप CCE को क्या होता है, ये एक प्रकार का मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो मूल्यांकन से मैच होगा। शिक्षा का सार्वभौमिकरण की बात ये करता है, ठीक है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण आपने पढ़ा होगा, सर्व शिक्षा अभियान जिसे हम कहते हैं, तो ये इसका हो जाएगा। आगे है मानवतावाद, ठीक है। मानवतावाद जो है वो महिलाओं की शिक्षा की तरफ जाता है, सॉरी, इसमें ऊपर जाएंगे तो मानवतावाद जो है ये अब्राहम मैस्लो है, ठीक है। इसमें मिसप्रिंट हुआ है, चलिए इंग्लिश में कर लेते हैं, उसमें सही दिया गया है। तो इसमें मानवतावाद जो हो जाएगा वो अब्राहम मैस्लो, क्योंकि मानवतावाद जो है अब्राहम मैस्लो ने दिया था। CCE जो है एक प्रकार का इवैल्यूएशन होता है। इन्वर्लाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कौन करता है, या से करता है, ठीक है। UNCRPD जो है 2007 में आया था, और जेंडर इक्वालिटी मतलब वुमेन एजुकेशन, ठीक है। चलिए अच्छे से इसको मिलान करिएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो UNCRPD 2007, CCE जो है एक प्रकार का इवैल्यूएशन है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात से करता है। ह्यूमनिज्म मतलब अब्राहम मैस्लो, और जेंडर इक्वालिटी मतलब वुमेन एजुकेशन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है वो एक बेस तैयार करता है हमारा, और हमारी प्रैक्टिस को भी बेहतर बनाता है। तो प्रीवियस ईयर पर आप लोग ज़्यादा फोकस करके प्रीवियस ईयर को हल करके जाएं, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर किया हुआ है तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में जो ये आपके 15 नंबर बनते हैं आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए, तो ये आपका यमार का जो है वो पेपर था, क्योंकि आप लोगों का ये कॉमन पेपर है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थैंक यू।